हेलो गाइस। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक नई कहानी। तो चैप्टर 1 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक मेंशन को, जहाँ पर एक नौकरानी दूसरी नौकरानी से बोलती है, देखो इसे, यह तो अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं हो पा रही। फिर वो हमारी फीमेल लीड को बोलती है, तुम फैटी पिग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ खड़े रहकर कुछ न करने की। तभी दूसरी नौकरानी बोलती है, ऐसा नहीं है कि वह कुछ करना नहीं चाहती, बल्कि वह कोशिश भी नहीं कर सकती। फिर हमारी फीमेल लीड अपनी आंखें खोलते ही दो लेडी को अपने सामने देखती है और वो फिर सोचती है कि कहाँ हूँ मैं। फिर वो अपने हाथों को देखने की कोशिश करती है। फिर वो सोचती है, लगता है मैं गिर गई हूँ। फिर बोलती है, लेकिन मेरे हाथ जमीन को टच क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर वो शॉक हो जाती है और फिर बोलती है, क्या मैं दूसरे वर्ल्ड में आ गई हूँ। क्या लोग आम तौर पे एक सुंदर लड़की में नहीं बदल जाते जब वे दूसरी दुनिया में जाते हैं और सबसे हैंडसम मैन के साथ प्यार में पड़ जाते हैं। फिर वो बोलती, तो क्या मैं तांग डेंसिटी में वापस आ गई हूँ। फिर हमें हमारी फीमेल लीड की फुल बॉडी देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही मोटी है और उसके हाथ और पैर तो जमीन पे भी टच नहीं हो रहे। फिर हमें उन दोनों लड़कियों का चेहरा दिखाया जाता है। उनमें से एक का नाम मैंग है। मैंग कहती है कि यार्ड की अभी तक सफाई नहीं हुई। तभी दूसरी लेडी बोलती है, सिस्टर मैंग, आखिर ये मोटी हान फैमिली की पहली वाइफ की बेटी है, तो हमें इससे थोड़ा आराम से करवाना चाहिए। फिर मैंग हमारी फीमेल लीड के सामने झाड़ू फेंकती है और बोलती है, जब मैडम आएंगी तब इसे बताएंगी। और वो दोनों आपस में बुराइयां करते हुए वहां से चली जाती है। फिर हमारी फीमेल लीड उस झाड़ी को उठाती है और उसकी मदद से खड़े होने की कोशिश करती है। फिर आखिर में वो कैसे तैसे खड़ी हो जाती है, लेकिन फिर हमें देखने को मिलता है कि वो झाड़ू भी टूट जाता है। हमारी फीमेल लीड खुश होती है और थक गई होती है। फिर वो सोचती है, मेरे तो पैर की उंगलियां भी नहीं दिख रही। तभी हमारी फीमेल लीड को कोई पीछे से आवाज देता है और कहता है, मिस्ट्रेस, आप वहाँ क्या कर रही हैं, क्या आप ठीक हैं। फिर हमें उस लेडी को दिखाया जाता है जो कि घबरा रही होती है और सोचती है, ये सब मेरी गलती है कि मैडम उन लोगों से बुली हुई। फिर हमारी फीमेल लीड पीछे मुड़ती है और वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। फिर हमारी फीमेल लीड मन में सोचते हुए कहती है, कोई अब मुझसे ये मत कहना कि मैं इसके हिस्से का भी खा जाती हूँ। फिर हमारी फीमेल लीड रोते हुए सॉरी बोलती है और फिर हमें शैबी यार्ड दिखाया जाता है। हमारी फीमेल लीड का रूम रूम में बैठे हुए वो सोचती है, अब क्या होगा मेरे जीवन में। फिर वो सोचती है, कहीं ये बेड ढहने तो नहीं वाला। फिर हमारी फीमेल लीड अपने बारे में बताती है, जैसे कि उसका नाम हान फेल था और वह एक अनाथ लड़की थी और वो एक क्लिनिक में काम करती थी। उसकी बॉडी बहुत ही स्लिम और सेक्सी थी और वो अपना क्लिनिक खोलने के लिए बहुत ही मेहनत कर रही थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्लिनिक ओपन होने से पहले ही मैं यहाँ आ जाऊंगी। अब मैं केवल एक ही काम कर सकती हूँ, वो भी इस समय के साथ चलना। तभी बाहर से शोर आने लगता है और शोर सुन के हमारी फीमेल लीड को गुस्सा आ जाता है और फिर वो जोर से दरवाज़ा खोलती है और पूछती है, शोर किस बारे में है। फिर वो देखती है उसके सामने तो सेकेंड लेडी और उसकी मेट्स और खुद हमारी फीमेल लीड की मेट खड़ी होती है। तभी हमारी फीमेल लीड के कान में डिंग करके आवाज़ आती है, प्रिंस चार्मिंग के लिए वेट लूज करने का सिस्टम चालू हो गया है। तो आपका पहला मिशन है कि आप सेकेंड लेडी के खिलाफ फाइट बैक करें और अगर आप इसे सक्सेसफुली कंप्लीट करती हैं तो आपको 1 स्टार कॉइन मिलेगा। फिर हमारी फीमेल लीड सोचती है, क्या कोई मेरे सर में बोल रहा है। तभी हम देखते हैं सेकेंड लेडी की मेट हमारी फीमेल लीड की मेट को एक चमाट मारती है और कहती है, प्रिंसेस ने अभी तक मैडम को ग्रीट नहीं किया, ये सब तुम्हारी गलती है। फिर हमारी फीमेल लीड सोचती है, इतनी सी बात के लिए इसने मेरी मेट को चमाट मारा, ये तो मेरी मेट को बुली कर रही है। फिर हमारी फीमेल लीड माफ़ी मांगते हुए सेकेंड लेडी को ग्रीट करती है। फिर सेकेंड लेडी अपने मन में सोचती है, अच्छा है, मैंने जो इसे दवाइयाँ दी थी वे बेहद असरदार हैं, इसलिए ये मोटी उसे खाकर और भी मोटी हो गई है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये सब इसकी सौतेली माँ का किया धरा है, जो हमारी फीमेल लीड इतनी मोटी है।
फिर हमारी फीमेल लीड अपनी मेट के पास जाती है और फिर अपने मुंह में जोर की हवा भरती है। फिर हमारी फीमेल लीड खींचकर एक चमाट मारती है उस मेट को जिसने हमारी फीमेल लीड की मेट को चमाट मारा था। फिर हम देखते हैं उस मेट को जिसको चमाट लगा था वो उड़ते हुए दूर जाके गिरती है। मेट को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है, मैं हान फैमिली की सेकेंड लेडी जी मैन की नौकरानी हूँ, लेकिन मैंने उस दिन जो एक्सपीरियंस किया, इसके आगे उस बेचारी के पास कोई शब्द ही नहीं है। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दूर जाके गिरती है और बाकी सब लोग शॉक खड़े रहते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड की मेट जो कि शॉक रहती है और सेकेंड लेडी और उसकी दूसरी मेट्स ये सभी शॉक में रहते हैं कि हानफेई ने ये क्या कर दिया। फिर हानफेई स्टाइल में अपने हाथों को झाड़ती है और फिर सेकेंड लेडी को बोलती है, आपको इसके लिए मुझे धन्यवाद बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर सेकेंड लेडी भी शॉक हो जाती है और बोलती है, तुम्हारा मतलब क्या है। फिर सेकेंड लेडी अपने मन में सोचती है, ये इतनी निडर क्यों है, ये पहले से अलग क्यों दिख रही है। अब इस बेचारी को क्या पता ये हानफेई पुरानी वाली नहीं है, ये नई हानफेई है। फिर सेकेंड लेडी मन में सोचते हुए कहती है, लेकिन ये अब भी उतनी ही मोटी है जितनी पहले थी। तभी यहाँ से सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है उस मेड को जो कि आ गई रहती है सेकेंड लेडी के पास और कहती है, माय लेडी। फिर सेकेंड लेडी भी देख के शॉक हो जाती है क्योंकि उसका गाल इतना बड़ा फूल गया रहता है। हानफेई है ना, वो दूर से उस मेड को बहुत ही डरावना लुक दे रही होती है। तभी हानफेई पीछे घूमती है और कुछ प्लानिंग करती है और सोच के मुस्कुराती है और पीछे से सेकेंड लेडी और उसकी मेड सोचती रहती है, ये क्या कर रही है। फिर हानफेई स्टाइल में घूमती है और कहती है, इस मेंशन में कई सारे रूल्स हैं लेकिन ये मेड एक भी रूल मानती नहीं, इसीलिए तो आपके कुछ कहने से पहले ही इसने कह दिया। इसकी इतनी हिम्मत, क्या ये खुद को आपसे ज्यादा सुपीरियर समझती है, क्या ये आपको चैलेंज देना चाहती है। फिर सेकेंड लेडी उस मेड की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है, फिर सेकेंड लेडी अपने मन में सोचती है कि मिनिस्टर ली ने हाल ही में एक सर्वेंट से शादी कर ली है और वो भी यही सर्वेंट, और मैं दिन रात रोती रही और इस उच्च समाज में मजाक बनकर रह गई। फिर वो सोचते हुए कहती है, तो क्या मेरा अंत भी यही होने वाला है। और वो कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग करने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सेकेंड लेडी जो है ना अपनी मेड को चिल्लाना शुरू कर देती हैं और हमारी फीमेल लीड हंस रही होती है और उस मेड को तो कुछ समझ में ही नहीं आता है कि मैडम उसको क्यों चिल्ला रही हैं। फिर हानफेई हमें बताते हुए कहती है, अच्छा हुआ जो मैंने अपने फ्री टाइम को टीवी देखने में इन्वेस्ट किया, इसीलिए मुझे इन पैतरों के बारे में मालूम है। तभी डिंग करके आवाज आती है और कोई कहता है, आपने अपने फर्स्ट मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। और हमें एक रोशनी भी दिखाई जाती है। फिर हमारी फीमेल लीड अपने मन में सोचती है, क्या कोई मेरे दिमाग के अंदर मुझसे बात कर रहा है। फिर हमारी फीमेल लीड के सामने वो सिस्टम अपैर होता है। फिर हमारी फीमेल लीड उसे देखते हुए सोचती है, तो क्या भगवान ने मुझे ये सिस्टम देने के लिए ही इतना मोटा बनाया है। फिर हमारी फीमेल लीड खुद को एक अजीब सी जगह पर पाती है और कहती है, लूजिंग वेट फ्रॉम माई प्रिंस, इसका क्या मतलब है और ये क्या चीज है। तभी बिप बिप करके आवाज आती है और सिस्टम कहता है, होस्ट कृपया जागिए। फिर हानफेई रियलिटी में आती है और अपने आसपास येलो कलर का थंडर देखती है। फिर वो थंडर उसको लगता है और वो अपने घुटनों पर आकर बैठ जाती है और फिर हम देखते हैं उसके आजू बाजू है ना गड्ढा हो जाता है, ग्राउंड ही टूट जाता है वहाँ का। फिर सेकेंड लेडी और उसकी मेट्स सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि हानफेई के गिरने की वजह से ग्राउंड टूट जाता है ना, वो लोग को लगता है ये मोटी कितनी मोटी है जो ग्राउंड टूट गया। फिर सेकेंड लेडी बोलती है, क्या ग्राउंड टूट गया। फिर सेकेंड लेडी और उसकी मेट्स घबरा जाते हैं और जाते हुए कहते हैं, बेहतर होगा हम इसका अपमान ना करें। फिर हानफेई भी उन्हें यहाँ से जाते हुए देखती है। फिर तभी हानफेई की मेड उसके पास आती है और कहती है, भले ही ये लोग मुझे कितना धमकाएं लेकिन इसके लिए आप खुद की इंसल्ट मत करवाइए। फिर हानफेई कहती है, चुन होंग तुम मेरी मदद करो उठने में। तो गाइस इस मेड का नाम चुन होंग है, तो मैं अब से इसे चुन बुलाऊंगी, ठीक है।
फिर चुन हानफेई की मदद करती है उठने में। फिर हमें दिखाया जाता है हानफेई के रूम का सीन और वो कहती है फाइनली आज का दिन खत्म हुआ। फिर हानफेई बोलती है लेकिन वो सिस्टम कहाँ चला गया? मैंने उसको कितना पुकारा लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। तभी सिस्टम कहता है होस्ट कृपया उठिए। फिर हमारी फीमेल लीड कहती है ओह तो क्या तुम डेथ गेम खेल रहे हो? मुझे बताओ तुम क्या हो? फिर सिस्टम वापस से कहता है प्लीज होस्ट गेट अप। फिर हानफेई उठते हुए बोलती है लेकिन मैं क्यों उठूं? वो सिस्टम कहता है आप बहुत ही मोटी हैं इसीलिए किसी भी वक्त किसी भी जगह वजन घटाने के लिए तैयार हो जाइए। फिर हानफेई रोते हुए कहती है ये अजीब सी चीज मुझे मोटा बोल रही है। तो क्या तुम मुझे बताने वाले हो कि तुम क्या हो? तभी सिस्टम कहता है लूजिंग वेट फॉर कैप्चरिंग प्रिंस चार्मिंग सिस्टम। फिर हानफेई कहती है तो तुम काम कैसे करते हो? फिर सिस्टम कहता है मैं आपकी मदद करूंगा वजन घटाने में और आपके अपीयरेंस को बदलने में और प्रिंस चार्मिंग को कैप्चर करने में। फिर हानफेई मन में सोचते हुए कहती है लूजिंग वेट तो समझ में आ रहा है लेकिन प्रिंस चार्मिंग को कैप्चर करना ये क्या है? तभी सिस्टम कहता है आपको इस बॉडी के रियल ओनर की मेमोरीज दी जा रही है तो कृपया तैयार हो जाइए। फिर हानफेई को येलो कलर के थंडर का शॉक लगता है। तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं सेकंड चैप्टर में हानफेई को इसलिए शॉक लगा था क्योंकि वो अपने माइंड स्टेट में चली गई थी तो सिस्टम ने रियलिटी में लाने के लिए शॉक दिया था। तो अब हम आते हैं चैप्टर पे। फिर हानफेई बोलती है मेरा सर फिर से बहुत दर्द कर रहा है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। हानफेई के रूम में चुन हानफेई के बालों में कंघी करते हुए सोचती है आज मैडम को क्या हो गया है? आज वह इतना जल्दी कैसे उठ गई? पास्ट में तो वो इतना जल्दी कभी भी नहीं उठी। फिर हानफेई आहें भरते हुए मन में कहती है परिवर्तन के इतिहास में मैं सबसे अनलकी लेडी हूँ। इस बॉडी की रियल ओनर हान फैमिली की बड़ी बेटी थी और उसका नाम हानफेई था। हालांकि वह प्राइम मिनिस्टर की बेटी है और उसके माँ की मृत्यु उसके जन्म के बाद ही हो गई थी और उसके पिता प्राइम मिनिस्टर होने की वजह से हमेशा ही व्यस्त रहा करते थे। माता पिता का प्यार न पाने की वजह से वो खुद को उदास और अकेला महसूस करने लगी। इसलिए उसने खाना शुरू कर दिया, वो भी बहुत ही ज्यादा। हालांकि एक लेडी जो अपने वजन को कंट्रोल भी नहीं कर पाई। ऐसा सोचते हुए हानफेई गुस्से में अपने हाथों को जोर से टेबल पे पटकती है। इसके बाद हम देखते हैं चुन हानफेई से दूर खड़ी हो जाती है और घबराते हुए कहती है मैडम आप ठीक तो हैं? फिर हानफेई शांत होते हुए कहती है चुन मेरे बालों को बांधने में मेरी मदद करो। फिर चुन कहती है मैडम मास्टर रिटर्न घर आ गए हैं, इसके बाद आप उन्हें ग्रीट करने के लिए जाइएगा। फिर हमें अच्छे से हान मेंशन दिखाया जाता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है हानफेई के फादर की तरफ। प्राइम मिनिस्टर मस्त चाय की चुस्की लेते हुए बैठे होते हैं कि तभी वहां पर हानफेई आती है। फिर हानफेई अपने फादर से लेट होने के लिए माफी मांगते हुए उन्हें ग्रीट करती है। फिर हानफेई के फादर हानफेई को देखते हुए आहें भरते हैं और अपने मन में कहते हैं मेरी वाइफ खूबसूरती के लिए मशहूर थी तो मेरी बेटी ऐसी क्यों हुई? ये कितना गलत है। तभी डिंग करके आवाज आती है और सिस्टम वहां पर अपैर होता है। सिस्टम कहता है आप अभी प्राइम मिनिस्टर हान के सामने खड़ी हैं। ये बाप बेटी का रिश्ता -200 पर है तो आपको एक टास्क दिया जाता है। आपको 1 घंटे के अंदर इस बाप बेटी के रिश्ते में सुधार करना है। फिर हानफेई बोलती है क्या -200? क्या होगा अगर मैं ये टास्क पूरा ना करूँ तो? फिर सिस्टम कहता है आपको थंडर शॉक दिया जाएगा, वो भी 10 गुना ज्यादा। हानफेई मन में सोचते हुए कहती है पिछली बार जब मुझे शॉक दिया गया था तब तो फ्लोर ही टूट गया था और अगर उसका 10 गुना ज्यादा दिया तो मुझे यकीन है कि मेरा दिमाग भी फ्राइड हो जाएगा। फिर हानफेई घबराते हुए कहती है क्या तुम्हें दिख नहीं रहा प्राइम मिनिस्टर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। मुझे डर है कि मैं इनसे अपना रिश्ता सुधारूं उससे पहले ये मुझे मार न डालें। फिर सिस्टम कहता है माना थोड़ी कठिनाई होगी इसलिए आपको गुड लक। फिर हानफेई मन में सोचते हुए कहती है
अब तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। हानफेई अपने फादर के सामने खड़ी होकर सोच रही होती है कि अब वो क्या करे कि तभी पीछे से डैड कहते हुए एक लेडी आती है और वो देर से आने के लिए माफी मांगते हुए ग्रीट करती है। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, ये हानफेई की सौतेली बहन है और इसका नाम हान यान है। तभी हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर यानार को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं, यान्यार तुम यहाँ आ गई, चिंता मत करो, आओ बैठो। तभी हानफेई मन में सोचते हुए कहती है, एक बेटी को बैठने को कहा और दूसरी को खड़ा रखा है, यह क्या गलत नहीं है? तो क्या मैं इस मिशन को कंप्लीट कर पाऊंगी? क्या इस मिशन का उद्देश्य मुझे मारना ही है? तभी प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, चूंकि सभी लोग यहाँ पर जमा हो गए हैं तो मैं आगे बढ़ूंगा और बोलूंगा। हाल ही में एम्परर सुटेबल एज की वुमेन्स की तलाश कर रहे हैं ताकि वो प्रिंस क्वीन की शादी करवा सकें। ये बात सुनते ही वहां आसपास खड़ी सारी लेडीज आपस में बातें करने लगती हैं। फिर हानफेई उन्हें देखते हुए कहती है, यह मामला बहुत ही गंभीर लगता है। फिर प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, एम्परर चाहते हैं कि कोई प्रिंस क्वीन की देखभाल करे, इसलिए उन्होंने सुटेबल एज की सभी लेडीज को एमा पैलेस में एंटर होने और ट्रेनिंग करने को कहा है। फिर वहां पर खड़ी गर्ल्स आपस में बातें करते हुए कहती हैं, जो भी एमा पैलेस में एंटर करेगा उसे चांस मिलेगा रॉयल फैमिली को सर्व करने का। भले ही उन्हें एम्परर ना चुने, लेकिन फिर भी ये एक अच्छा मौका है रॉयल फैमिली को सर्व करने का। तभी प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, उन यंग लेडी में से किसी एक को क्राउन प्रिंसेस भी चुना जाएगा। ये सुनते ही सारी गर्ल्स एक्साइटेड हो जाती है। फिर हमें हानफेई को दिखाया जाता है जो कि क्यूट एक्ट करने की कोशिश कर रही होती है और मन में सोच रही होती है, इम्प्रूव हो जाए हमारा रिलेशनशिप। हानफेई को इस तरह से देखकर उसके फादर को और भी अजीब लगने लगता है और उन्हें गुस्सा आने लगता है। तभी सिस्टम अपेयर होता है और कहता है, होस्ट कृपया ध्यान दीजिए, आपके फादर का रिलेशनशिप फोबिलिटी लेवल -210 पर आ गया है। ये सुनते ही हानफेई घबरा जाती है और कहती है, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है? तभी सिस्टम कहता है, अब आपको ये मिशन आधे घंटे के अंदर कंप्लीट करना होगा, गुड लक। फिर हम हानफेई को देखते हैं जो कि शॉक में खड़ी रहती है। तभी प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, एम्परर ने ये क्लियर कर दिया है कि हान फैमिली की लेडीज को इससे छूट नहीं मिलेगी। तभी हम हान यान को उठते हुए देखते हैं और वो कहती है, फादर मैं एमा पैलेस में जाना चाहूंगी। तभी प्राइम मिनिस्टर अपने मन में सोचते हुए कहते हैं, मुझे हान यान पर बहुत ही गर्व महसूस होता है और वह एक शुभ दिन पैदा हुई थी। वास्तव में एम्परर ने इस पर ध्यान दिया है। अभी हमें किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है और वो सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी हानफेई सुबकते हुए कहती है, मुझे खेद है लेकिन अचानक मुझे मेरी माँ की याद आ गई। ये सुनते ही प्राइम मिनिस्टर का ध्यान सीधा हानफेई की ओर जाता है। फिर हानफेई कहती है, मेरी माँ भी एमा पैलेस से ही थी और मैंने सुना था वो टॉप 3 ब्यूटीफुल लेडीज में से एक थी। वे बहुत ही जेंटल थी और काइंड भी, और उन्होंने आपसे शादी की क्योंकि वो आपसे बहुत ही प्यार करती थी। मैं माँ के लिए बहुत ही खुश हूँ। फिर प्राइम मिनिस्टर मन में कहते हैं, अगर रुआन की डेथ नहीं हुई होती तो हम आज भी वर्ल्ड के बेस्ट कपल होते। तभी सिस्टम कहता है, टारगेट्स फोबिलिटी लेवल इज इंक्रीज। तभी हानफेई मन में सोचते हुए कहती है, ओ अच्छा, तो ये काम कर रहा है। फिर हानफेई और ओवर एक्टिंग करते हुए कहती है, डैड मुझे पता है आप मॉम से बहुत प्यार करते थे। मुझे यकीन है आप इतने सालों से अकेले हैं। आपने क्या कुछ नहीं झेला है। ये सब मेरी गलती है कि मैंने आपको निराश किया। इतना सुनते ही प्राइम मिनिस्टर रोने लगते हैं। तभी सिस्टम कहता है, टारगेट्स का फोबिलिटी लेवल इंक्रीज होके -100 पर आ गया है और आपको इनाम में 3 स्टार कॉइन मिलते हैं। इतना सुनते ही हानफेई खुश हो जाती है और कहती है, ओ ये मैंने ये कर लिया। तभी प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, चूंकि आप अपनी माँ को बहुत याद करते हैं इसीलिए आप ही हानियान के साथ एमा पैलेस में एंटर करेंगी, यह मेरी इच्छा है। फिर हानफेई कुछ अजीब सा मुंह बनाती है और कहती है, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? मैं उस अजीब से पैलेस में नहीं जाना चाहती।
हमें दिखाया जाता है हान फैमिली के बैकयार्ड का सीन। फिर हान फेई कहती है तो क्या मैंने सिस्टम के न्यू लेवल को अनलॉक किया? तभी सिस्टम कहता है होस्ट कृपया हैरान मत होइए, यह तो लेवल 1 ही है। फिर हानफेई सिस्टम के शॉप को देखते हुए कहती है इस शॉप पे तो केवल रोजमर्रा की चीजें ही हैं, हालांकि इस सिस्टम का इंटरफेस तो देखा हुआ लगता है। फिर वो क्वेश्चन करते हुए कहती है तो क्या लेवल 2 और लेवल 3 भी है? फिर सिस्टम कहता है जैसे जैसे आप मिशन कंप्लीट करते जाएंगे अगला लेवल खुलता जाएगा और आपको शॉप में और भी चीजें देखने को मिलेगी। फिर हानफेई एक चीज को टैप करते हुए कहती है तो क्या मैं इसे खरीद सकती हूँ? फिर सिस्टम कहता है हाँ, आपको रिवॉर्ड में मिले स्टार कॉइन से इसे खरीदा जा सकता है और आप जितना ही डिफिकल्ट लेवल कंप्लीट करेंगे आपको उतना ही ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा और फिर आप फ्यूचर में अच्छी चीजें खरीद सकते हैं। फिर हानफेई थोड़ी देर सोचती है और सिस्टम को एक नाम देती है, ताओ बाओ। फिर हम देखते हैं सिस्टम को नाम मिलने के बाद सिस्टम एक बॉडी में अपीयर होने लगता है और कहता है द स्ट्रॉन्गेस्ट लूजिंग वेट सिस्टम ताओ बाओ टाड़ा। वैसे गाइस आप लोग को नहीं लगता इस सिस्टम का मुंह प्याज की तरह है? एनीवेज हम चैप्टर पे आते हैं। फिर हानफेई ताओबाओ को मारकर पापड़ की तरह पचका देती है और कहती है लगता है मुझे भ्रम हो रहा है क्योंकि मैं मोटी हूँ शायद इसलिए। फिर हानफेई उसको जमीन पर चिपका हुआ देखकर शॉक हो जाती है और कहती है यह क्या चीज है? फिर हानफेई कहती है क्या यह चेहरा सच में इस लड़के का है? फिर ताओबाओ उठता है और कहता है होस्ट गलत मत समझिए, मेरा चेहरा इसलिए ऐसा दिख रहा है क्योंकि मेरे पास पावर्स की कमी है। ऐसा सुनते ही हानफेई को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे इस मस्कुलर बॉडी में पावर्स की कमी है? ये कैसे हो सकता है? फिर हानफेई शांत होते हुए कहती है बताओ मेरे पास कितने स्टार कॉइन हैं? फिर ताओबाओ बोलता है कि आपके पास 4 स्टार कॉइन हैं। फिर हानफेई कहती है शॉप पे तो सबसे सस्ता सामान भी 50 स्टार कॉइन का है। फिर ताओबाओ कहता है आप उसे अभी खरीद सकती हैं और बाद में पे कर सकती हैं। फिर हानफेई कहती है चलो रहने भी दो, अभी मुझे एमा पैलेस के लिए तैयारी भी करनी है। अब मुझे अपनी डाइट पर ध्यान देना चाहिए और कुछ एक्सरसाइज भी कर लेनी चाहिए। फिर हानफेई कहती है बकवास, यह काम ही नहीं कर रहा, मैंने तो केवल 2 ही कदम उठाए हैं और मैं पहले ही थक चुकी हूँ। स्ट्रेंज। ओरिजिनल हानफेई मोटी हो गई क्योंकि उसे खाना पसंद था, लेकिन वह इतनी मोटी कैसे हो गई? और इसकी त्वचा भी नर्म और ढीली है। पिंच करने के बाद इसे अपने शेप में लौटने में टाइम लग रहा है। इससे तो ये साबित होता है ये फैट नॉर्मल नहीं है। फिर हानफेई कहती है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन प्रोफेशनल लोग भी यही कहेंगे कि ये फैट नॉर्मल नहीं है। हानफेई ये सब सोच रही होती है कि तभी बाहर से चुन आती है और कहती है मैडम मैं आपके लिए पेस्ट्री लाई हूँ। इस महीने सेकंड लेडी ने कुछ ज्यादा ही दे दी। इतना सुनते ही हानफेई बहुत खुश हो जाती है और कहती है पेस्ट्री, और वो मन में कहती है पुराने जमाने की पेस्ट्री। उस वक्त उनके पास प्राकृतिक स्वाद हुआ करता था और अगर कोई डाइट पर हो तो भी वो इसे खा सकता है। फिर हानफेई पेस्ट्री को देखते हुए कहती है मैंने मेरा भोजन मेन मेंशन में खाया, अगर वह प्रॉब्लम नहीं है तो क्या इसमें प्रॉब्लम है? फिर हानफेई उस पेस्ट्री को टेस्ट करती है और कहती है इसमें तो हल्का मेडिसिन का टेस्ट आ रहा है। फिर चुन कहती है क्या कुछ गलत है मैडम, क्या आपको इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा? फिर हानफेई क्वेश्चन करते हुए कहती है क्या ये हमें रोज मिलता है? फिर चुन कहती है सेकंड लेडी महीने में 1 बार हमें देती हैं। हानफेई कहती है इन पेस्ट्रीज को पैक करो और मौका मिलने पर कहीं दूर फेंक देना। फिर चुन कहती है लेकिन क्यों, आपको तो ये बहुत ही पसंद था। फिर हानफेई कहती है क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं इतनी मोटी क्यों हूँ? क्योंकि सेकंड लेडी दयालु होने का नाटक करती हैं और ये सब उनकी प्लानिंग थी। फिर चुन गुस्सा करते हुए कहती है क्या, तो अब हम क्या करेंगे मिस, सेकंड लेडी कितनी दुष्ट है। फिर हानफेई सोचते हुए कहती है मुझे लगा ही था, मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से ये सेकंड लेडी मुझे उकसाती रहती है। फिर हानफेई कहती है ये तो अच्छा है कि मैं एहसान रिटर्न करती हूँ, इसका मतलब ये है कि सेकंड लेडी को इसकी कीमत चुकानी ही होगी।
फिर हानफेई उस रूम से बाहर की ओर जाने लगती है। फिर चुन कहती है, क्या आप मास्टर को देखने जा रही हैं? फिर हानफेई कहती है, हाँ, मैं उसे अपने जैसा बनने नहीं दूंगी। चुन शौक में खड़ी रहती है और कहती है, क्या? फिर हम हानफेई को देखते हैं जो कि कहती है, हे, अगर मैं अपने पॉवर्टी लेवल को इंक्रीज करूंगी तो क्या मुझे कोई रिवॉर्ड मिलेगा? फिर ताओबाओ बोलता है, प्लीज मुझे ताओबाओ कहो। और वो फिर कंटिन्यू करते हुए कहता है, आपकी मिशन को लेकर उत्सुकता देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है होस्ट। अगर आपका पॉवर्टी लेवल पॉजिटिव रहेगा तो आपको रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे। फिर हम देखते हैं हान मेंशन की सारी मेट्स भागते हुए कहीं तो जा रही होती हैं और उन्हें ऐसे जाते हुए हानफेई और चुन भी देख रहे होते हैं। फिर तभी हानफेई के बाजू से एक मेट भागते हुए जाती है। फिर हानफेई उस मेट को देखती है और उसे पीछे से पकड़ लेती है। फिर वो मेट पकड़े जाने के बाद हानफेई को हेलो बोलती है। फिर हानफेई उस मेट को पूछती है, तुम लोग इतने जल्दी में क्यों हो और कहाँ जा रहे हो? फिर वो मेट कहती है, लिटिल मास्टर को सर्दी हो गई है और बहुत बुखार भी, इसलिए हम वहीं जा रहे हैं। फिर हानफेई मन में सोचते हुए कहती है, मुझे लगता है ये लिटिल मास्टर सेकंड लेडी का ही बेटा है और उसकी बॉडी बहुत ही कमजोर है। आमतौर पे साल भर वो पूरे टाइम बिस्तर पर ही रहता है। वो अभी केवल 8 साल का है, फिर भी डॉक्टर ने कह दिया है कि वह बस 12 वर्ष ही जिएगा। तभी सिस्टम अपैर होता है और कहता है, आपके लिए नया मिशन, आपको हान वेंशु को बचाना होगा और ये मिशन कंप्लीट होने पर आपको रिवॉर्ड में 20 स्टार कॉइन मिलेंगे। इतना सुनते ही हानफेई कहती है, मुझे पता था, और वो फिर हान वेंशु के रूम की ओर निकल जाती है। फिर हानफेई हान वेंशु के रूम के बाहर सारी मेट्स को भीड़ लगाए हुए देखती है और वो भी उनके बीच घुसकर देखने लगती है कि क्या हो रहा है। फिर वो देखती है कि वहाँ पर चारकोल जलाया जा रहा होता है। फिर हानफेई कहती है, बाहर मौसम अच्छा नहीं है और खिड़कियाँ इतनी गंदी, अच्छी हवा तो अंदर जा ही नहीं रही, ऊपर से मेट्स ने भीड़ लगाकर डोर भी ब्लॉक कर दिया है। फिर हानफेई कंटिन्यू करते हुए कहती है, अगर मैं भी उस रूम में जाऊं तो ज्यादा देर नहीं रह पाऊंगी, तो मुझे यकीन है कि उस बच्चे को और भी तकलीफ हो रही होगी। फिर हानफेई जोर से चिल्लाती है और कहती है, रास्ते से हटो। फिर हम देखते हैं सारी मेट्स उड़ उड़ के गिर जाती हैं, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर भी घबरा जाते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर संभलते हैं और हानफेई को चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम क्या कर रही हो? फिर हानफेई सारी विंडो को खोल देती है और अंदर की ओर कूदकर आ जाती है। फिर प्राइम मिनिस्टर गुस्सा करते हुए कहते हैं, तुम इसके लिए एक बहुत ही बुरी मौत मरोगी, आखिर तुम मेरे बेटे को मारने की कोशिश क्यों कर रही हो? फिर सेकंड लेडी कहती है, हनी, आपको मेरे बेटे के लिए कुछ करना होगा। प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, हानफेई, अभी के अभी सारे खिड़कियों को बंद करो। फिर हानफेई प्राइम मिनिस्टर को समझाते हुए कहती है, अगर सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे तो फिर इस रूम में अच्छी साफ हवा कैसे आएगी, और अगर वो नहीं आई तो इस दर पे भाई की मौत पक्की। फिर प्राइम मिनिस्टर चौंकते हुए कहते हैं, क्या? फिर सेकंड लेडी कहती है, हनी, इस बदकिस्मत लड़की को यहाँ से जाने को कहो, ये बस मेरे बच्चे के लिए बदकिस्मती लाएगी। फिर हानफेई मन में गुस्सा करते हुए कहती है, ये स्पष्ट रूप से हान वेंशु को मारने की कोशिश कर रही है। फिर हानफेई का ध्यान हान वेंशु के चेहरे पर जाता है और वो शॉक होते हुए कहती है, हाँ, ये चेहरा, ये कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल मेरे मरे हुए भाई जैसा दिखता है। हानफेई को, जो कि सेकंड लेडी को दूर ढकेलकर वेंशु के पास जाती है और उसके चेहरे को देखने के बाद हानफेई गुस्से से पूछती है, बताओ अभी अभी इसने क्या खाया था? फिर हानफेई को इस तरह से देखकर सेकंड लेडी घबरा जाती हैं और कहती हैं, जिनसेंग सूप। इतना सुनते ही हानफेई कहती है, अभी गर्म पानी का एक बाउल लेकर आओ। तभी चुन गर्म पानी का बाउल लेकर आ जाती है और हानफेई को देती है। और हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर अभी भी शॉक में खड़े होते हैं और देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है।
फिर हान फेई हान वेंचू को उठाती है और कहती है अगर तुम जाग रहे हो तो ये पानी फटाक से पी लो। ये पानी तुम्हारी मदद करेगा जो भी तुमने खाया है वो उबलने में। फिर हम देखते हैं हान फेई हान वेंचू को वो पानी पिलाने लगती है और पीछे से सेकेंड लेडी कहती है ओ मेरा बेचारा गरीब वेंचू। फिर हम देखते हैं कि हानफेई उसको पूरा पानी पिला देती है और कहती है अभी अभी उगलो इसे। फिर हानफेई मन में सोचते हुए कहती है इसमें इतनी पावर भी नहीं कि ये इसे उगल सके। फिर हानफेई उस बाउल को फेंकती है और हान वेंशु को उल्टा कर कर उसके पीठ पर मारते हुए उसे उल्टी कराती है। इतना देखते ही सेकेंड लेडी हानफेई के पास आती है और उससे धक्का मारते हुए कहती है तुमने वेंशु को इतना जोर से मारा कि उसने सब कुछ उगल दिया। तभी वेंशु कहता है मॉम। फिर प्राइम मिनिस्टर अपने बेटे के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं क्या तुम ठीक हो? तुम चिंता मत करो, तुम्हारे डैड यहीं पर है। फिर हान वेंशु कहता है सिस्टर। फिर हम हानफेई को देखते हैं जो कि थक गई होती है और उसे पसीना भी आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं मेड्स आपस में बातें करते हुए कहती हैं लगता है बड़ी मिस हान वेंशु की बहुत ही चिंता करती थी। फिर कोई दूसरी मेड कहती है लगता है वो लोगों को मारने के अलावा उन्हें बचा भी सकती हैं। फिर हम हानफेई को देखते हैं जो कि बहुत खुश होती है क्योंकि वो भले ही अपने असली भाई को ना बचा सकी हो लेकिन उसने इसे बचा लिया। तभी सिस्टम कहता है फादर डॉटर का रिलेशनशिप इंक्रीज हुआ है। अब रिलेशनशिप फॉर्बिटी लेवल -50 पर आ गया है और आपको रिवॉर्ड में 5 स्टार कॉइन दिए जाते हैं। तभी हान वेंशु बोलता है मुझे भूख लगी है। इतना सुनते ही सेकेंड लेडी मेड्स को ऑर्डर देते हुए कहती है अभी जाओ किचन में और जिनसेंग सूप बनाकर लाओ। इतना सुनते ही हानफेई गुस्सा हो जाती है और कहती है नहीं। फिर सेकेंड लेडी कहती है अब क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? फिर हानफेई समझाते हुए कहती है अभी तक वेंचुई का शरीर विकसित नहीं हुआ है इसीलिए उसे ज्यादा जिनसेंग सूप नहीं दे सकते। उसे केवल नॉर्मल भोजन दो ताकि वह आराम से डाइजेस्ट कर सके। इतना सुनते ही प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जैसा हानफेई कह रही है वैसा करो। उसे और अधिक जिनसेंग सूप मत दो और इस चारकोल को भी हटा दो। तभी सिस्टम कहता है हान वेंचू को बचाने का मिशन आधा पूरा हो गया है इसीलिए रिवॉर्ड में आपको 10 स्टार कॉइन मिलते हैं। आप अच्छा कर रहे हैं, इसे जारी रखें। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं हानफेई मेरे साथ चलो। इतना सुनते ही हानफेई घबरा जाती है और सोचती है कहीं मेडिसिन में मेरी इतनी नॉलेज को देखकर इन्हें मुझ पर शक हो गया है क्या। फिर हानफेई पूछती है क्या आपको मुझसे कुछ बात करनी है? फिर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं पहले मैं आपके प्रति गैर जिम्मेदार हो गया था लेकिन आज जो आपने किया वह बहुत ही अच्छा किया। और वो कंटिन्यू करते हुए कहते हैं आप कुछ दिनों में एमा पैलेस में एंटर करने वाली हैं तो ध्यान रखिए कि आपकी तैयारी अच्छी हो। फिर हानफेई कहती है ओह तो आपको यही बात करनी थी। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है शहर में जहाँ पर कोई कह रहा होता है एमा पैलेस में एंटर करने वाली लेडीज की लिस्ट आ गई है। फिर हम देखते हैं उस लिस्ट को बहुत सारे लोग भीड़ लगाकर देख रहे होते हैं। तभी भीड़ में से एक आदमी कहता है क्या तुम्हें पता है वो हानफेई मोटी? फिर दूसरा आदमी कहता है हाँ हाँ उसके नाम जैसा कोई और है क्या यहाँ? फिर वो पहला आदमी कहता है उसे मानना होगा इतनी मोटी होने के बावजूद उसने इसमें नाम दिया है। फिर हमें दिखाया जाता है उसी शहर में एक होटल के ऊपरी माले पर कोई हंस रहा होता है। फिर हमें हमारे मेल लीड को दिखाया जाता है जो कि अपने सर्वेंट से पूछता है वहाँ नीचे क्या हो रहा है। एक मेड हमारे मेल लीड को टी सर्व करते हुए कहती है जब भी एमा पैलेस खुलता है तो उसमें ढेर सारी लेडीज पार्टिसिपेट करती हैं और इसी टाइम पे लोग आपस में शर्त लगाते हैं कि कौन सी लेडी जीतेगी। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है शहर में जहाँ पर एक आदमी कह रहा होता है इस साल तो बहुत ही हलचल है। तभी दूसरा आदमी कहता है मुझे लगता है हान फैमिली ने भी इस बार इसमें पार्टिसिपेट किया है इसीलिए। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है हमारे मेड लीड की ओर जो कि कहता है हानफेई और नीचे शोर हो रहा होता है कि ये पालकी एमा पैलेस की ओर जाएगी और हमारा मेड लीड ये सारी बातें सुन रहा होता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है नीचे शहर के रास्तों पर। फिर कोई कहता है ये ग्रुप हान मेंशन से है ना?
तभी कोई और आदमी कहता है, ये पालकी इतनी बड़ी क्यों दिख रही है। और गाइस, आप लोग तो समझ ही गए होंगे, ये पालकी किसी और की नहीं बल्कि हानफेई की ही है। और हम देखते हैं इस पालकी को उठाने वालों की हालत बहुत ही खराब होती है। तभी चुन कहती है, क्या आप कुछ खाएंगी मिस? मैंने आपके लिए फल तैयार किए हैं। तभी सिस्टम कहता है, अपना वजन कम करने के लिए अपने उत्साह को जगाए रखें होस्ट। फिर हानफेई कहती है, चुन मुझे भूख नहीं लगी है, ये तुम ही खा लो। फिर एक आदमी हानफेई का मजाक उड़ाते हुए कहता है, देखो उसे, वह सच में एमा पैलेस जा रही है। फिर एक दूसरा आदमी हंसते हुए कहता है, उसे इतनी हिम्मत कहाँ से मिली? एक बच्चा कहता है, माँ मुझे मिठाई चाहिए। फिर उसकी माँ कहती है, अगर तुम इतनी मिठाइयाँ खाओगे तो मोटे हो जाओगे और फिर तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। वो देखो उस मोटी को, तुम उसके जैसे हो जाओगे। इतना सुनते ही चुन को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, तुम सारे। फिर हानफेई कहती है, चुन उन्हें जाने दो। फिर चुन बोलती है, वो लोग कितने रूड हैं। फिर हानफेई समझाते हुए कहती है, अगर तुम्हें कोई कुत्ता काटे तो जरूरी नहीं कि तुम भी उसे काटो। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन लीड की ओर, जहाँ पर सर्वेंट बताते हुए कहती है, वो देखिए, वो पालकी हान फैमिली की बड़ी बेटी की है। फिर हमारा मेन लीड नीचे की ओर देखता है। फिर हमें दिखाया जाता है हानफेई को, जो कि कहती है, ताओबाओ मुझे बताओ, ओरिजिनल हानफेई की मौत कैसे हुई थी? फिर ताओबाओ कहता है, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो। फिर हानफेई कहती है, अगर तुम नहीं बताते तो मैं खुद भी अनुमान लगा सकती हूँ। जब मैं पहली बार हानफेई के बॉडी में आई तो मैंने सुना कैसे वो मेट्स हानफेई को धमका रही थी, और अगर आपसे इसी तरह की बातें लोग रोज कहें तो आपको अंदर से नुकसान पहुंचता है और वो बातें आपको चाकू की तरह चुभती हैं। फिर ताओबाओ कहता है, आप बहुत ही स्मार्ट हैं होस्ट। फिर हानफेई कहती है, पहली बार मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। ओरिजिनल हानफेई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वो शब्द मर्डर वेपन्स थे। उन्होंने धीरे धीरे ही सही, लेकिन हानफेई को मौत के घाट उतार दिया। वो तो बस एक मासूम लड़की थी जिसकी माँ नहीं थी और पिता का प्यार उसे मिला नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है एमा पैलेस, जहाँ पर हानफेई पहुँच गई होती है। फिर एक लेडी इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है, इनसे मिलिए, ये है एमा पैलेस की हेड लेडी, आज से ये आपको सिखाएंगी। फिर हेड लेडी बोलती हैं, इस एमा पैलेस के स्ट्रिक्ट रूल हैं जो कि आप लोगों को फॉलो करने होंगे। हानफेई मन में कहती है, अगर रूल्स के बारे में बात करें तो कुछ ऐसा तो नहीं होगा ना जो हम कर ना सके। फिर हेड लेडी बोलती है, रूल नंबर 1, बिना आवाज किए चलना और बोलना। इतना सुनते ही सारी लेडीज और हानफेई रिलैक्स हो जाती हैं। फिर हानफेई मन में कहती है, बस इतना ही? मुझे तो लगा था कि कुछ बुरा होगा, ये तो बहुत इजी है। फिर हानफेई अपने एक पैर को उठाती है और मन में सोचते हुए कहती है, बस धीरे से रखना है, और वो जैसे ही रखती है वहाँ पर आवाज आती है। फिर हम देखते हैं सारी लेडीज पीछे मुड़कर हानफेई को घूरने लगती हैं। फिर हानफेई घबराते हुए कहती है, यह एक एक्सीडेंट रहा होगा। फिर हानफेई मन में सोचती है, गहरी सांस लो और धीरे चलो। फिर हम देखते हैं पूरा एमा पैलेस ही ये हानफेई के कदमों के सरसराहट से गूंज उठता है। फिर हानफेई अपने मन में चिल्लाते हुए कहती है, आखिर मेरे कदमों से इतना शोर क्यों हो रहा है? सारी लेडीज हानफेई पे हंसते हुए हेड लेडी के पीछे पीछे जा रही होती हैं। फिर हेड लेडी कहती हैं, चलते समय बातें मत करो और रूल्स को याद रखो। फिर उनमें से एक लेडी बोलती है, आपने कहा था कि चलते समय शोर नहीं करना है, लेकिन ये हानफेई एमा पैलेस की शांति को बर्बाद कर रही है। फिर दूसरी लेडी कहती है, हानफेई डिसरिस्पेक्टफुल है मैडम, क्या ये एमा पैलेस में रहने के लायक है? हानफेई को ये सब सुनकर गुस्सा आ रहा होता है कि तभी सिस्टम अपैर होता है और कहता है, आपके लिए एक मिशन है होस्ट, आपको इनकी बोलती बंद करनी है और रिवॉर्ड में आपको 2 स्टार कॉइन मिलेंगे। अगर आप ये मिशन कंप्लीट नहीं कर पाते तो आपके 10 स्टार कॉइन काट लिए जाएंगे। फिर हानफेई कहती है, मुझे लगा ही था, ये सिस्टम मेरी मदद के लिए नहीं है, ये तो केवल मेरे जीवन को और दुखी बनाने के लिए ही है। तभी हेड लेडी हानफेई से कहती हैं,
पैलेस बहुत ही शांत है, इसलिए कृपया हल्के कदमों से चले मिस। फिर हानफेई मन में कहती है, ऐसा नहीं है कि मैं चलना नहीं चाहती, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा शरीर इतना भारी जो है। फिर हानफेई पीछे देखते हुए सोचती है कि शायद उसे हानियान से मदद मिल सकती है, लेकिन हानियान हानफेई को देखते ही ऐसे प्रिटेंड करने लगती है जैसे कि उसने उसे देखा ही नहीं। फिर हानफेई को गुस्सा आने लगता है और वो कहती है, वैसे भी ये मर्डरर्स मेरी मदद क्यों ही करेंगे। फिर हानफेई माफी मांगते हुए कहती है, मैडम ये सब मेरी गलती है। और फिर हानफेई अपने मन में कहती है, ताओबाओ मेरी मदद करो, क्योंकि तुमने मुझे एक मिशन दिया है, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। जल्दी करो, मुझे मेरे स्टार कॉइन को किसी चीज से बदलने की जरूरत है, कुछ ऐसा जो इस सिचुएशन में मेरे काम आए। फिर ताओबाओ कहता है, कुछ ऐसा है तो। हानफेई कहती है, तो इंतजार क्या कर रहे हो, जल्दी करो। फिर ताओबाओ कहता है, लेकिन होस्ट। फिर हानफेई बोलती है, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अभी अभी मेरी मदद करो, जल्दी करो। फिर ताओबाओ कहता है, तो फिर आप तैयार हो जाइए। फिर हम देखते हैं हानफेई को अचानक से कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो अपने जूते निकालने लगती है। हानफेई को अपने जूते निकालते देखकर वो लेडीज हानफेई से कहती है, हानफेई तुम ये क्या कर रही हो। हेड लेडी हानफेई को उसके पैर के पंजों पर खड़े हुए देखकर शॉक हो जाती है। फिर हम देखते हैं हानफेई को, जिसे खुद भी पता नहीं होता कि वह क्या कर रही है। फिर हानफेई अपने मन में कहती है चीखते हुए, ये क्या तमाशा चल रहा है, मेरे पैर ये इतने मुड़ गए हैं, इन्हें रोको। फिर हानफेई रोते हुए कहती है, मेरा वजन 200 किलो है, ना कि 10, प्लीज रुक जाओ। फिर हम देखते हैं हानफेई नाचने लगती है। फिर हानफेई को इस तरह से देखकर हेड लेडी सोचती है, वाह क्या दृश्य है। फिर हमें हानफेई को दिखाया जाता है जो कि अंदर से ताओबाओ को कह रही होती है, अभी इसे रोको, मेरे पैर मुड़ गए हैं, मैं आगे भविष्य में चल नहीं पाऊंगी, मेरे पैर बर्बाद हो जाएंगे, रोको इसे अभी। फिर ताओबाओ मस्त चाय की चुस्की मारते हुए कहता है, आपने ही मुझे ये करने के लिए कहा होस्ट, अब आप मुझे इसका दोष नहीं दे सकते, इसे एक बार शुरू करने के बाद रोका नहीं जा सकता, इसलिए इसे सहन करें। फिर हानफेई रोते हुए कहती है, इसका क्या मतलब है, तुम कितना बेकार काम करते हो, यू जर्क। फिर ताओबाओ कहता है, ये गॉडेस बनने का फर्स्ट स्टेज है। फिर हानफेई कहती है, क्या, जब भी मुसीबत आती है तो तुम केवल मुझे इनकरेज करते हो और उसके अलावा कुछ भी नहीं। फिर हानफेई अचानक रियलिटी में कहने लगती है, एंशिएंट टाइम पे 4 पोल्स को खत्म कर दिया गया था और देश के कई टुकड़े कर दिए गए थे। और वो कंटिन्यू करते हुए कहती है, आकाश सब कुछ ढक नहीं सकता और पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े और आग को बुझाना नामुमकिन था और पानी बिना रुके बहता था। क्रूर जानवरों ने दयालु लोगों को खा लिया और पंछियों ने बूढ़े कमजोर को निगल लिया। ये सब कहते हुए वो मन में सोचती है, आखिर मेरे बॉडी पे मेरा कंट्रोल क्यों नहीं है और मैं ये सब क्या कह रही हूँ। फिर हम देखते हैं पीछे से कोई आदमी ये सब देख और सुन रहा होता है। और फिर हानफेई कंटिन्यू करते हुए कहती है, मैं अपनी ईमानदारी व्यक्त करने के लिए नंगे पांव इस पत्थर के फर्श पर चलने के लिए तैयार हूँ। इसके साथ तभी हम देखते हैं कि हानफेई गिर जाती है और पूरा फर्श टूट जाता है। फिर हानफेई मन में कहती है, ये सीन तो पहले देखा हुआ लगता है। हानफेई को इस तरह से गिरता देख सारी लेडीज शॉक हो जाती हैं। तभी पीछे से कोई हंसते हुए कहता है, ये बहुत ही अच्छा था, मुझे नहीं लगा था कि कोई एंशिएंट टाइम के इस पोयम को याद रखेगा, ये बहुत ही अच्छा था और हैरान कर देने वाला भी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हानफेई नाचते वक्त पोयम बोल रही थी। फिर हम देखते हैं सब लोग शॉक हो जाते हैं और ग्रीट करने लगते हैं। एक्चुअल में ये आदमी कोई और नहीं बल्कि एम्परर खुद हैं। गाइस, हमें ये पता चलता है कि सिस्टम ने इनडायरेक्टली हानफेई की मदद ही की है ताकि वो एम्परर की नजरों में आ सके। एम्परर को देखते ही सारी लेडीज उनको ग्रीट करती है और उनकी लॉन्ग लाइफ के लिए प्रे करने लगती हैं। फिर हानफेई मन में कहती है, एम्परर। वो कंटिन्यू करते हुए कहती है, आई होप कि उन्होंने मेरा पहले का स्ट्रेंज बिहेवियर न देखा हो। फिर एम्परर कहते हैं, ये कविता पुराने समय में ही गायब हो गई थी, मुझे नहीं लगा था कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो इस कविता को जानता हो। मुझे बताओ ये कविता किसने कही, मुझे उसे देखना है।
फिर हेड लेडी कहती है, महामहिम, ये हान मेंशन की एक लेडी है जिसका नाम हानफेई है। फिर एम्परर मन में सोचते हैं, हान मेंशन मतलब वो हान शेंग क्विंग की बेटी है। वो हान शेंग क्विंग तो मेरे चारों ओर एक मक्खी की तरह मंडराता रहता है। फिर एम्परर कहते हैं, मुझे बताओ हानफेई कौन है, मुझे उसे देखना है। फिर हानफेई कहती है, मैं यहाँ हूँ। फिर एम्परर हानफेई को ध्यान से देखते हैं और फिर उन्हें हंसी आ जाती है। फिर हानफेई मन में कहती है, क्या ये मेरे ऊपर हंस रहे हैं। फिर एम्परर अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहते हैं, लगता है प्राइम मिनिस्टर ने अपनी बेटी को बहुत पढ़ाया है। मुझे नहीं लगा था कि हमारे इस महान देश में आज भी ऐसे लोग हैं जो उस महान कविता को याद रखे हैं। फिर हानफेई मन में सोचती है कि एम्परर ने कितने जल्दी अपने हाव भाव बदल दिए। फिर हानफेई कहती है, ताओ बाओ, मुझे बताओ तुमने ऐसा भी क्या किया जो एम्परर मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिया हो। फिर ताओबाओ कहता है, आप इस समय हानलिंग कंट्री में हैं होस्ट, और इस पोयम को उस गॉडेस ने लिखा था जिसने इस कंट्री को बनाया था। फिर उस गॉडेस के ब्लेसिंग के लिए थैंक यू बोलने के लिए लोगों ने युआन पथ पर नंगे पैर चलना शुरू कर दिया। मतलब ये जो हानफेई अभी अपने नंगे पैरों से चल रही थी और पोयम गा रही थी, मतलब वो गॉडेस से उनकी ब्लेसिंग के लिए थैंक यू बोल रही थी। फिर एम्परर कहते हैं, मुझे भी गॉडेस को याद करते हुए बहुत खुशी होती है। तभी हम देखते हैं कि एम्परर का एक सर्वेंट उनके पास आता है और उनके कान में कुछ कहता है। फिर एम्परर को वो सुनकर गुस्सा आता है और वो हेड लेडी से कहते हैं, इन्हें अच्छी तरह से सिखाओ, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर हेड लेडी थोड़ा सोचती है और सारी लेडीज से कहती है, तुम सभी अपने शूज उतारो। फिर वो लेडीज घबरा जाती हैं और कहती हैं, क्या। फिर हेड लेडी कहती है, आप लोग इंतजार किसका कर रहे हैं, जल्दी से अपने शूज उतारो और अपने पैर के पंजों पर खड़े होकर उस गॉडेस को उसकी ब्लेसिंग के लिए थैंक यू बोलो जो उन्होंने हमें इतनी अच्छी कंट्री दी है। फिर हम देखते हैं वे सारी लेडीज घबरा जाती हैं क्योंकि अब उन्हें भी बिना शूज के चलना होगा, वो भी अपने पैर के पंजों पर। फिर हेड लेडी कहती है, हानफेई, जो कि आपने इस काम को पहले ही कर लिया है तो आप सामान्य रूप से चल सकती हैं। फिर हम देखते हैं उन सारी लेडीज को जो कि हानफेई को बहुत ही गुस्से से घूर रही होती हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है एमा पैलेस के एक रूम में, जहाँ पर हानफेई अपने बेड पर लेटे हुए कहती है, लकीली आज मुझे रेस्ट करने का मौका मिल गया, क्योंकि क्लासेस परसों से शुरू होंगी तो मैं अभी आराम कर सकती हूँ। फिर हानफेई ताओबाओ से कहती है, तुम मेरे साथ डेथ गेम खेलना बंद करो। क्या तुम्हें गिल्ट महसूस हो रहा है जो तुमने मेरे साथ बाहर किया। फिर ताओबाओ कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं आपके उस चैलेंज को कंप्लीट करने में मदद कर रहा था होस्ट। फिर हानफेई कहती है, मदद कर रहे थे, क्या तुम देख नहीं रहे उन लड़कियों को जो मुझे इस तरह से घूर रही हैं जैसे कि वो मुझे अभी मार ही डालेंगी। आज इस पैलेस में मेरा पहला दिन था, फिर भी मैंने गर्ल्स के इस पूरे ग्रुप को नाराज कर दिया। फिर हानफेई कंटिन्यू करते हुए कहती है, लेकिन अच्छा है आज का पूरा मिशन कंप्लीट हो गया है ना। फिर ताओबाओ कहता है, हाँ, आपको रिवॉर्ड में स्टार कॉइन भी मिले हैं। फिर हानफेई कहती है, अगर मैं ये मिशन कंप्लीट नहीं कर पाती तो तुम मुझे पनिशमेंट में इलेक्ट्रिक शॉक देते, है ना। फिर ताओबाओ कहता है, नहीं होस्ट, आप मार दिए जाते। इतना सुनते ही हानफेई शॉक हो जाती है और कहती है, क्या। फिर हानफेई कहती है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। आखिर इलेक्ट्रिक शॉक लगने से मेरी मौत कैसे हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे थोड़ा और चोट पहुंचेगी क्योंकि मेरे बॉडी में इतना फैट है, इसलिए मुझे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। फिर ताओबाओ कहता है, अगर आप 100 इनकम्प्लीट कॉइन प्राप्त करेंगे तो आपकी डेथ हो जाएगी होस्ट। फिर हानफेई कहती है, मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हारी पहली होस्ट नहीं हूँ। फिर ताओबाओ कहता है, हाँ होस्ट, आपने सही समझा। फिर हानफेई कहती है, मुझे बताओ ये इनकम्प्लीट पॉइंट्स का क्या मतलब है। फिर ताओबाओ कहता है, सिस्टम इस दुनिया पे डिपेंडेंट मिशन आपको देगा और सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको करनी होगी इन सारे मिशन को कंप्लीट करना। जैसे कि आपको मिशन कंप्लीट करने पर रिवॉर्ड मिलता है, ठीक उसी तरह मिशन न कंप्लीट करने पे आपको पनिशमेंट के तौर पे इनकम्प्लीट पॉइंट मिलेंगे। और इसके अलावा आपको ऐसे मिशन मिलेंगे जो आपको वेट लूज करने और प्रिंस चार्मिंग को
जीतने में मदद करेंगे और आपको मिशन आपकी सिचुएशन के हिसाब से डिटेक्ट करके दिया जाएगा। फिर हानफेई ताओबाओ को मारकर पापड़ की तरफ पचका देती है और कहती है, मुझे माफ करना, मैं जब भी तुम्हारी बातें सुनती हूँ तो मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं खुद को रोक नहीं पाती। फिर हानफेई कंटिन्यू करते हुए कहती है, आपने अभी डेथ का जिक्र किया था, उसका क्या मतलब है? फिर ताओबाओ उठते हुए कहता है, हाँ बेशक, आपकी डेथ का मतलब है आपकी सोल डिसअपीयर हो जाएगी होस्ट। फिर हानफेई कहती है, तुम बहुत ही क्रूल हो। फिर हानफेई कहती है, मुझे तो ये भी पता नहीं कि मैं अपनी दुनिया में कैसे मरी। फिर ताओबाओ कहता है, आप अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में मर चुकी हैं होस्ट, और ये आपको दूसरा चांस मिला है एक अच्छी जिंदगी जीने का। इसलिए आप कड़ी मेहनत कीजिए और अगर आप ये सारे मिशन अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगी तो आपकी ये लाइफ आपको फिर से एक और बार मिल जाएगी। फिर हानफेई कहती है, हाँ मैं वेट लूज करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी, लेकिन तुम मुझे इतना तो बता दो, ये प्रिंस चार्मिंग कौन है? फिर ताओबाओ कहता है, ये एक सीक्रेट है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर। हानफेई की क्लासेस शुरू हो गई हैं। फिर हेड लेडी कहती हैं, आप लोगों का फर्स्ट लेसन ये है कि आपको शांति और धीरे से चलना है और याद रहे कि आपके सर पर का पॉट नीचे गिर के टूटना नहीं चाहिए और आपको सीधे चलना है। फिर हम देखते हैं हानफेई को भी पॉट मिला है जो उसे अपने सर पर रखकर अच्छे से चलना है, लेकिन हानफेई पॉट को देखते हुए सोचती है कि मैं तो बिना हाफे चल भी नहीं सकती, अब मैं क्या करूंगी। फिर हम देखते हैं पूरा एमा पैलेस पॉट्स के टूटने की वजह से गूंज उठा होता है। आप लोग को तो पता चल ही गया होगा ये हानफेई की वजह से हो रहा है। फिर हम देखते हैं हानफेई को जो कि शर्मिंदा हो रही होती है। फिर हम देखते हैं हेड लेडी हानफेई को कहती है, यहाँ खड़े रहकर तुमने जितने भी फ्लावर पॉट तोड़े हैं उन्हें देखो, और फिर हेड लेडी गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। फिर हानफेई मन में सोचती है, मैं जानती थी कि कुछ ऐसा होगा, लेकिन आज मेरी फर्स्ट क्लास ही थी जिसमें मैंने इतना बुरा इम्प्रेशन जमाया, और तो और मैंने इतने फ्लावर पॉट तोड़े कि यहाँ पर एक पहाड़ ही खड़ा हो गया है। फिर हानफेई कंटिन्यू करते हुए कहती है, वैसे मैंने देखा ओरिजिनल हानफेई की बहन हानियान इस काम को बहुत ही परफेक्ट तरीके से करती है, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्ल है। तभी वहाँ पर ताओबाओ अपीयर होता है और कहता है, होस्ट आपके लिए एक मिशन है, आपको फॉरगॉटन पर्सन को ढूंढना है और रिवॉर्ड में आपको 50 स्टार कॉइन मिलेंगे, तो गुड लक होस्ट। फिर हानफेई कहती है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैंने तो अभी तक अपनी पनिशमेंट भी कंप्लीट नहीं की है और तुम चाहते हो मैं बाहर जाके किसी फॉरगॉटन पर्सन को ढूंढूं? ताओबाओ कहता है, ये एक सीक्रेट मिशन है होस्ट। फिर हानफेई कहती है, अगर मैं ये मिशन कंप्लीट ना करूँ तो क्या तुम मुझे इलेक्ट्रिक शॉक दोगे? फिर ताओबाओ कहता है, आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं बल्कि इनकम्प्लीट पॉइंट मिलेंगे। फिर हानफेई बोलती है, ये तो और खतरनाक है, मुझे ये करना ही होगा। फिर हानफेई कहती है, मुझे बताओ फॉरगॉटन पर्सन कहाँ है? फिर ताओबाओ कहता है, अपने वेस्ट साइड देखिए होस्ट। फिर हानफेई अपने वेस्ट साइड देखती है तो उसे दिखता है एक छोटा सा होल। फिर हानफेई कहती है, क्या तुम श्योर हो यही रास्ता है? क्या मुझे यहीं से जाना होगा? क्या कोई और रास्ता नहीं है? फिर ताओबाओ कहता है, चलिए होस्ट आगे बढ़िए। फिर हानफेई उस छेद के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, अब तुम मुझसे ये मत कहना कि मुझे इसके अंदर जाना होगा। फिर ताओबाओ कहता है, चलिए होस्ट कदम बढ़ाइए। फिर हानफेई कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इसमें फिट हो पाऊंगी? फिर ताओबाओ कहता है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, आप सावधानी से इसमें आगे बढ़िए। फिर हम देखते हैं हानफेई थोड़ा रिलैक्स होती है और फिर एक डीप ब्रेथ लेती है और कुछ इस तरह से अपनी पोजीशन लेकर वो उसमें घुसने के लिए तैयार हो जाती है। फिर हानफेई उसके अंदर घुस जाती है और कहती है, ये तो गोल लग रहा है। फिर हम देखते हैं हानफेई आधी बाहर आ जाती है और खुश होते हुए कहती है, ये इतना भी मुश्किल नहीं था। फिर हानफेई को कुछ अजीब रियलाइज होता है और हमें पता चलता है कि हानफेई उसमें फंस गई है। फिर हानफेई उस होल से बाहर निकलने के लिए स्ट्रगल करने लगती है। फिर हम देखते हैं हमारे मेन लीड को जो कि चांदनी रात में मस्त वहां पर बैठा होता है
और वो हानफेई की ओर देख रहा होता है। फिर हानफेई थोड़ा शर्मा जाती है। फिर हमारा मेल लीड हानफेई की ओर देखता है और मुस्कुराने लगता है। फिर हानफेई बहुत ज़्यादा एम्बैरेस होने लगती है और कहती है, मैंने देखा, अभी वो मेरे ऊपर हंस रहा था। फिर हानफेई वहाँ से बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने लगती है। तभी सिस्टम कहता है, आपने फॉरगॉटन पर्सन को ढूंढ लिया है तो आपका मिशन कंप्लीट होता है। और इसके साथ ही हमारी फीमेल लीड फिसलकर वहाँ से बाहर निकल जाती है और नीचे गिर जाती है। और वो कहती है, क्या इससे ज़्यादा एम्बैरस कुछ और है? अरे है, मैं तो उठ भी नहीं पा रही। फिर हानफेई कहती है, हे, क्या तुम मेरी उठने में मदद कर सकते हो? फिर हम देखते हैं हमारा मेल लीड ना ही कुछ कहता है और ना ही हानफेई की मदद करता है। फिर हानफेई एम्बैरेस होते हुए उठती है और ताओबाओ से कहती है, क्या तुम्हें यकीन है कि ये वही फॉरगॉटन पर्सन है? बल्कि मुझे तो ये कोल्ड हार्टेड पर्सन लग रहा है। फिर जब हानफेई सामने की ओर देखती है तो उसे पता चलता है कि हमारा मेन लीड तो वहाँ पर है ही नहीं। फिर हानफेई सिस्टम से पूछती है, वो कौन था? फिर सिस्टम कहता है, मैं आपके इन सवालों का जवाब नहीं दे सकता, इसलिए आपको खुद इन सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। फिर हम देखते हैं हानफेई को कुछ गिरा हुआ नजर आता है। फिर हानफेई उसके पास जाती है और उसे उठाती है और कहती है, ये तो एक जेट पेंडेंट है और इस पे ये वर्ड। अभी सिस्टम कहता है, आपको एक बहुत अच्छा आइटम मिला है होस्ट, इसलिए आपको 5 स्टार कॉइन मिलते हैं और ये आइटम आपकी जान फ्यूचर में एक बार बचा सकता है होस्ट। फिर हानफेई मन में सोचते हुए कहती है, ओह, तो ये आइटम मेरी जान फ्यूचर में बचा सकता है। तभी हानफेई को पीछे से आवाज सुनाई देती है। कोई कहता है, ओ गॉश, हम यहाँ पर क्यों आए हैं? फिर हानफेई वो आवाज सुनकर घबरा जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है 2 सर्वेंट को, जिसमें से एक कहता है, मैंने सुना है कि यहाँ पर कईयों की मौत हुई है। तभी दूसरा कहता है, हर मजिस्ट्री ने हमें यहाँ आने के लिए ऑर्डर दिया था। फिर पहला वाला वापस से कहता है, क्या तुमने हाल फिलहाल में रूमर्स नहीं सुनी? फिर दूसरा कहता है, क्या रूमर्स? फिर पहला कहता है, मैंने सुना है कि ये प्लेस हॉन्टेड है। फिर हम देखते हैं हानफेई को, जो कि छुपकर उन लोगों की बातें सुन रही होती है। पहला सर्वेंट कहता है, तुम जरा शांति बनाए रखो। तभी दूसरा सर्वेंट कहता है, क्या सच में ये जगह हॉन्टेड है? फिर वो पहला सर्वेंट कहता है, हम जल्दी अपना काम खत्म करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। फिर दूसरा सर्वेंट कहता है, यहाँ पर यू गुई रैन की मौत हुई थी, है ना? और हम देखते हैं हानफेई को, जो कि उनकी बातें छुपकर सुन रही होती है। फिर उन सर्वेंट में से एक कहता है, मुझे प्रिंस क्वीन के लिए बुरा लगता है, क्योंकि उनके सामने ही यू गुइरेन को पीट पीट कर मार दिया गया था। फिर दूसरा सर्वेंट कहता है, उसके बारे में बातें मत करो। फिर हम देखते हैं हानफेई को, जो कि मन में सोच रही होती है, लगता है यहाँ पर कोई नोबल रहता था और अब उसकी मौत हो चुकी है, इसीलिए तो इस छोटे से बैकयार्ड की सही से देखभाल नहीं की गई है। फिर हानफेई हमारे मेल लीड के बारे में सोचती है और कहती है, लेकिन वो कौन था? फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पे। एक लेडी कहती है, आज हमारी हेड लेडी की तबीयत खराब है, इसीलिए आप लोग अपने आप से प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर वही लेडी हानफेई को अपने पास बुलाती है और कहती है, ये मेडिसिन तुम मैडम के रूम में ले जाओ। फिर हानफेई मेडिसिन लेकर हेड लेडी के रूम के बाहर जाती है और कहती है, हेड लेडी, मैं आपके लिए मेडिसिन लाई हूँ। तो हेड लेडी कहती है, अंदर आ जाओ। फिर हानफेई अंदर घुस जाती है। फिर हेड लेडी कहती है, तुम ये मेडिसिन यहाँ रख दो। फिर हानफेई हेड लेडी की ओर देखती है और मन में कहती है, उनका रंग, ये सर्दी नॉर्मल नहीं लग रही है। फिर वो मेडिसिन को रखते हुए पूछती है, मैडम, आप कैसा महसूस कर रही हैं? फिर हेड लेडी कहती हैं, शायद ये मौसम की वजह से है। हाल ही में पैलेस में बहुत सारे लोग बीमार पड़े हैं, इसलिए मैंने सर्वेंट को बोल दिया है कि वो आप लोगों के लिए अदरक का सूप बनाए, ताकि आप लोग बीमार ना हो। फिर हानफेई मन में सोचती है, ये ऊपर से बहुत ही कठोर लगती है, लेकिन अंदर से इनका दिल बहुत ही प्यारा है,
ये खुद बीमार है फिर भी हमारी टेंशन ले रही हैं। फिर हानफेई हेड लेडी का हाथ पकड़ लेती है और हेड लेडी कहती है तुम ये क्या कर रही हो। फिर हानफेई फटाफट से उनका नब्ज चेक करती है और ढेर सारे इंस्ट्रक्शन एक पेपर पर लिख देती है। और फिर हानफेई कहती है मैंने बचपन से ही मेडिसिन के ऊपर ढेर सारी किताबें पढ़ी हैं, इसीलिए मुझे उसका नॉलेज है और अगर आप मुझ पर जरा सा भी ट्रस्ट करती हैं तो प्लीज इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए। फिर हम देखते हैं हेड लेडी ये सुनने के बाद कुछ अजीब सा ही चेहरा बना लेती हैं और फिर वो और सरप्राइज हो जाती हैं। फिर हेड लेडी कहती हैं ठीक है तो तुम इस पेपर को यहीं रख दो। फिर हानफेई उस पेपर को वहीं पर रख कर जाने लगती है। तभी हेड लेडी कहती हैं यहाँ से जाने के बाद आप अच्छी तरह से चलने की प्रैक्टिस कीजिए और याद रखिए कि आपके पैर की उंगलियां जमीन पर टच हों और फिर आप अपने दिमाग में रास्ते की कल्पना करिए ताकि आपको चलने में आसानी हो। फिर हानफेई कहती है जी हाँ मैडम, मैं आपकी एडवाइस को मानूंगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है हानफेई के रूम में। हमें दिखाया जाता है हानफेई को जो कि योगा कर रही होती है और वो कहती है हेड लेडी की एडवाइस की वजह से अब मैं थोड़ी दूर बिना शोर मचाए और अपने फ्लावर पॉट को तोड़े चल पा रही हूँ। फिर हम देखते हैं हानफेई के रूम का दरवाजा थोड़ा सा खोलकर अंदर हेड लेडी झांक रही होती हैं। तभी हम देखते हैं हेड लेडी अंदर आ जाती हैं और कहती हैं आप बहुत ही मेहनत कर रही हैं मिस। हानफेई ये सुनते ही घबरा जाती है और कहती है मैडम। फिर हानफेई हेड लेडी को ग्रीट करती है और कहती है मैंने सोचा बीमार न पड़ने के लिए क्यों ना मैं थोड़ा एक्सरसाइज कर लूं। फिर हेड लेडी कहती है आपने जो मुझे इंस्ट्रक्शन में नुस्खा लिख कर दिया था। ना सुनते ही हानफेई कहती है ट्रबल क्रिएट करने के लिए मुझे माफ कर दीजिए मैडम। फिर हेड लेडी थोड़ी देर सोचती हैं और कहती हैं आपके उस नुस्खे ने काम किया तो क्या आपको मेडिसिन का नॉलेज है। फिर हानफेई कहती है हाँ थोड़ा सा। फिर हेड लेडी गुस्सा होते हुए अपने चाय के कप को टेबल पे पटकती हैं और कहती हैं मुझे बताओ तुम्हें इस बारे में कितना नॉलेज है और सच सच बताना। हेड लेडी को इतना गुस्सा करते हुए देखकर हानफेई घबरा कर कह देती है कि हाँ मुझे इस बारे में जानकारी है। फिर हानफेई कंटिन्यू करते हुए कहती है लेकिन इस बारे में किसी को भी नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर की डॉटर यानी मैं मुझे मेडिसिन के बारे में नॉलेज है। फिर हेड लेडी कहती है आपने जो मुझे नुस्खा लिखकर दिया था वो कोई अच्छा फिजिशियन ही लिखकर दे सकता है। फिर हानफेई कहती है हाँ मैंने उसे किताब में पढ़ा था और मैंने उसका इस्तेमाल भी किया है, इसलिए मुझे लगा कि मैं आपको इस बारे में बताऊं। फिर हेड लेडी गुस्से से कहती है क्योंकि आप एक फिजिशियन नहीं हैं तो इस तरह से मेडिसिन का यूज किसी को बताना आपको पता भी है कि आप कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ सकती हैं। इतना सुनते ही हानफेई घबरा जाती है और अपने घुटनों पर बैठ जाती है और कहती है मुझे पता है कि मैं गलत हूँ, प्लीज मैडम मुझे माफ कर दीजिए। फिर हानफेई मन में कहती है एक पल की लापरवाही और मैं पकड़ी गई, अब मैं इन्हें क्या बताऊंगी। ओरिजिनल हानफेई ने तो कभी भी मेडिसिन के बारे में कुछ सीखा ही नहीं, ये तो मैं हूँ, अब मैं क्या करूँ। फिर हेड लेडी कहती है मुझे बताओ क्या किसी को इस बारे में पता है कि आपको मेडिसिन का नॉलेज है। फिर हानफेई उनकी ओर देखती है और कहती है नहीं इस बारे में किसी को भी पता नहीं है। फिर हेड लेडी कहती हैं अच्छा ठीक है आप मेरे पीछे आइए। फिर हानफेई हेड लेडी के पीछे पीछे जाने लगती है और हम देखते हैं हेड लेडी उस रूम से बाहर निकलती है और फिर वो उसी जगह पर जाती हैं जहां पर हानफेई पहले भी जा चुकी है। फिर हानफेई मन में सोचती है हाँ हम यहाँ पर क्यों आए हैं। फिर हेड लेडी हानफेई से कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम कसम खाओ कि आज रात की बात तुम किसी को भी नहीं बताओगी, चाहे फिर जो भी हो जाए। फिर हानफेई कहती है आई स्वेयर मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी।
कि हम यहाँ पर आए थे। फिर हेड लेडी हानफेई के पेट की ओर घूरते हुए सोचती हैं आखिर ये अंदर कैसे जाएगी, लेकिन इन्हें क्या पता कि हानफेई तो पहले भी यहाँ आ चुकी है, इसलिए वो वापस से पहले की तरफ पोजीशन लेती है और घुसने के लिए तैयार हो जाती है और हेड लेडी भी देखकर शॉक हो जाती हैं। फिर हम देखते हैं हानफेई और हेड लेडी उस छोटे से होल के जरिए दूसरी तरफ के छोटे से बैकयार्ड में आ जाते हैं और हानफेई वहां पर देख रही होती है। फिर पीछे से हेड लेडी कहती हैं अरे तुम क्या देख रही हो, चलो मेरे पीछे। फिर हम देखते हैं हानफेई हेड लेडी के पीछे पीछे चलने लगती है और वो मन में कहती है आखिर इतने अच्छे पैलेस में ये एक अजीब सी जगह क्यों है, ये तो एक हॉन्टेड हाउस जैसी लगती है, आखिर मैडम मुझे यहाँ क्यों लाई हैं। फिर हेड लेडी एक रूम के बाहर रुक जाती हैं और हमें उस रूम के अंदर से किसी के खांसने की आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। फिर हेड लेडी उस रूम को नॉक करती हैं और कहती हैं योर मैजेस्टी, ये मैं हूँ। फिर अंदर से आवाज आती है आ जाओ। फिर हम देखते हैं हेड लेडी अंदर जाने लगती हैं। फिर हानफेई हेड लेडी के पीछे पीछे उस रूम के अंदर घुसते हुए मन में कहती है यहाँ तो बहुत अंधेरा है। फिर हम देखते हैं अंदर हमारा मेल लीड बैठा होता है और वो खास रहा होता है। फिर हेड लेडी एक मोमबत्ती उठाती हैं और हमारे मेल लीड के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। फिर हम देखते हैं हानफेई शॉक हो जाती है और हमारे मेल लीड को घूरने लगती है। फिर हमारा मेल लीड कहता है अगर तुमने मुझे अभी घूरना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। इतना सुनते ही हानफेई घबरा जाती है और अपने घुटनों पर बैठ जाती है। फिर हेड लेडी हानफेई के सामने आ जाती हैं और कहती है माय लॉर्ड प्लीज हानफेई को माफ कर दीजिए। और फिर वो हानफेई से कहती है हानफेई जल्दी करो और माफी मांगो। फिर हानफेई घबराते हुए कहती है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। फिर हानफेई को एक आइडिया आता है और वो कहती है माय लॉर्ड मुझे आपकी आईब्रो पर एक ब्लैक शैडो दिख रही है, एक बुरा साइन है, इसलिए मुझे लगता है कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए बस मैं आपको देख रही थी। फिर हेड लेडी शॉक हो जाती है और अपने सर पर हाथ रख लेती हैं। हेड लेडी के इस एक्शन से हानफेई को समझ में आता है कि उसने क्या कर दिया। फिर वो मन में कहती है अरे नहीं, क्योंकि इन्होंने मास्क पहना है तो मुझे इनकी आईब्रोज दिख ही नहीं रही और इस रूम में तो पूरा अंधेरा है, बस थोड़ा सा उजाला उस मोमबत्ती की वजह से है तो परछाइयां तो दिखेंगी ही। और फिर हानफेई लड़खड़ाने लगती है। फिर हम देखते हैं हमारे मेल लीड को जिसे हानफेई की ये बातें सुनकर गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने कपड़े को टाइटली पकड़ता है और कहता है अच्छा ऐसा है तो अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते। तभी सिस्टम अपीयर होता है और कहता है होस्ट प्रिंस चार्मिंग ने आपसे रिक्वेस्ट की है तो प्लीज उन्हें एग्री करें। और फिर सिस्टम दोहराते हुए कहता है जल्दी करिए, उन्हें एग्री करिए। फिर हानफेई चिल्लाते हुए कहती है नौकर के रूप में मैं हानफेई आपके लिए हर खतरे का सामना करूंगी। और वो कंटिन्यू करते हुए कहती है मैं मरते दम तक आपकी मदद करने की कोशिश करूंगी। हानफेई की ये बात सुनकर वहाँ पर शांति छा जाती है। फिर हानफेई को रियलाइज होता है कि उसने क्या बोल दिया तो वो शर्माने लगती है। फिर हम देखते हैं हमारे मेन लीड और हेड लेडी को जो कि शॉक में होते हैं। फिर हेड लेडी मन में कहती है मुझे लगा था ये लड़की बेवकूफ होगी, लेकिन ये तो एक नेक दिल की लड़की है। फिर हम हमारे मेन लीड को देखते हैं जो कि खांसते हुए कहता है तो फिर ठीक है, तुम अपना प्रॉमिस याद रखना। फिर हानफेई रिलैक्स महसूस करते हुए कहती है ओह थोड़ा रिलीफ तो मिला। तभी हमारा मेल लीड खांसने लगता है और उसकी खांसी रुकती ही नहीं, वो और भी जोर जोर से खांसने लगता है। फिर हम देखते हैं हेड लेडी को जो कि कहती है माय लॉर्ड आप बस रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। इतना सुनते ही हानफेई जोर से चिल्ला के कहती है नहीं, पानी बिल्कुल नहीं। फिर हानफेई बड़ी तेजी से हमारे मेल लीड के पास पहुंच जाती है और उसके पीठ पर थपथपाने लगती है और हानफेई कहती है अपना सिर ऊपर करो और गर्दन सीधी रखो, जल्दी करो। फिर हम देखते हैं हानफेई हमारे मेल लीड के चिन को पकड़ते हुए उसकी मुंडी को ऊपर की ओर सीधा करती है
फिर हम देखते हैं हेड लेडी को, जो कि हान फेई के इस एक्शन से शॉक में होती है। फिर हेड लेडी मन में कहती है, ये लड़की तो पूरी डिसरिस्पेक्टफुल है और इसके पास एक अलग ही टैलेंट है जिससे ये मैजेस्टी को ऑफेंड कर रही है। पता नहीं इसका क्या होगा अब। फिर हम देखते हैं हमारा मेल लीड हान फेई के हाथ को मारते हुए झटक देता है। फिर हान फेई मन में कहती है, इसने मुझे थैंक यू भी नहीं कहा बल्कि मेरे हाथ को मारते हुए जोर से झटक दिया। ओ ये दुख रहा है। फिर हमारा मेल लीड हान फेई की ओर देखता है और कुछ भी नहीं कहता और वो फिर से खांसने लगता है। फिर वो खांसने के बाद कहता है, मेरे पास आओ, मेरा नफ्स चेक करो और मेरा इलाज करो। ये सुनने के बाद हान फेई और हेड लेडी दोनों ही शॉक हो जाती हैं। फिर हम देखते हैं हान फेई हमारे मेन लीड का नब्ज चेक कर रही होती है और वो मन में कहती है, इसकी बॉडी तो पूरी की पूरी ठंडी है और मुझे इसकी नब्ज मुश्किल से ही मालूम पड़ रही है। क्या ये नॉर्मल है? फिर हान फेई थोड़ा दूर खड़ी हो जाती है और हमारे मेन लीड की ओर देखने लगती है और फिर हान फेई थोड़ा शर्माने लगती है। फिर हमारा मेल लीड कहता है, लगता है तुम्हें अपनी आंखें प्यारी नहीं हैं। इतना सुनते ही हान फेई घबरा जाती है और थोड़ा पीछे हो जाती है। फिर हेड लेडी हान फेई से पूछती है, बताओ मैजेस्टी कैसे हैं, क्या उन्हें कोई तकलीफ है? फिर हान फेई सीरियस होते हुए और थोड़ा खांसते हुए कहती है, ज़्यादा अच्छा तो नहीं है क्योंकि इन्हें पॉइजन दिया गया है। इतना सुनते ही हेड लेडी कहती है, तुम ये क्या कह रही हो? आखिर मैजेस्टी को पॉइजन कैसे दिया जा सकता है? फिर हान फेई कहती है, मैडम रुको, मैं आपको समझाती हूँ। फिर हान फेई समझाते हुए कहती है, मैडम इन्हें पॉइजन थोड़ी सी मात्रा में दिया गया है, इसीलिए वो अभी ठीक हैं और उन्हें इतनी खांसी आ रही है क्योंकि वो सही से खाना नहीं खा रहे हैं। फिर हेड लेडी चिंता करते हुए कहती हैं, अब हम क्या करें? जल्दी इनका इलाज करो। फिर हान फेई हेड लेडी से कहती है, मैडम शांत हो जाइए आप। तो गाइज हमारा ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। तो आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।